गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग जो जो टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन किए थे वो था आपका कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज का क्लास में हम लोग जो टॉपिक को लेकर डिस्कशन शुरू करेंगे वो है पहला लैंड रिसोर्स, और उसका बाद हम लोग थर्ड चैप्टर मतलब इकोलॉजी और इकोसिस्टम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इन दिस क्लास we will initially begin our discussion with land resource, and then we will begin with the next chapter, that is ecology and ecosystem. तो शुरुआत में हम लोग जो विषय को लेकर थोड़ा डिस्कशन करेंगे वो है लैंड रिसोर्स या फिर भूमि संसाधन। अब भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो मतलब क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर, खेती का काम, जिससे हमारे खाद्य का उत्पादन होता है, हमारे जो फाइबर रिक्वायरमेंट्स मतलब जिससे हम लोग अपना कपड़ा बनाते हैं, हमारे जो मतलब रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, स्कूल, कॉलेज एट्सेट्रा, ये सभी भूमि या फिर ज़मीन के ऊपर निर्मित होती है। तो मतलब अगर हमारे पास पर्याप्त ज़मीन का संसाधन नहीं रहे तो हमारे देश का जो अर्थनैतिक जो उन्नति है उस उन्नति में रोक लग सकती है। तो इसीलिए ज़मीनी संसाधन को बढ़िया से समझना और उनका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ज़मीन का फर्टिलिटी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में, खेती का काम में, अगर ज़मीन का जो उर्वरता या फिर फर्टिलिटी अगर ठीक ठाक नहीं रहे तो एग्रीकल्चर में, खेती में बहुत ज़्यादा प्रभाव गिरेगा और उससे हमारे जो खाने का खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। सो एज फार एज लैंड इज़ कंसर्न, लैंड इज़ प्रिटी मच ए फाइनाइट रिसोर्स, and we all know that it is on this land resource on which we depend for our food requirements, for our fiber requirements, etc., etc. Even our houses, our schools, our cities, all are ultimately built on land. So if we do not ensure the proper conservation and maintenance of land resources, then it will be very much possible that our agriculture, particularly in the agricultural sector, that our agricultural production will be severely affected, adversely affected, and that will be a threat to our food security. अब जब भी हम ज़मीन का फर्टिलिटी को लेके डिस्कशन करते हैं तब भी एक बात याद रखना पड़ेगा कि खेती के लिए ज़मीन का ऊपरी भाग का जो मिट्टी है, मतलब पहला 15 से 20 सेंटीमीटर तक जो मिट्टी है, उसको वही सबसे फर्टाइल ज़मीन है और उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टॉप सॉइल। इट इज़ नोन एज द टॉप सॉइल। हम नाम लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। अच्छा, तो टॉप सॉइल मतलब ज़मीन का ऊपर का 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक जो ज़मीनी भाग है उसे हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल। और ये जो टॉप सॉइल है, यही सॉइल सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए ये टॉप सॉइल सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी टॉप सॉइल में इसी टॉप सॉइल और टॉप सॉइल का क्वालिटी ज़मीन का उर्वरता निर्धारण करती है। तो अगर हमारे टॉप सॉइल का उर्वरता ठीक ठाक रहे, टॉप सॉइल का फर्टिलिटी ठीक रहे, तो मतलब उस ज़मीन से हम लोग खेती करके काफ़ी सक्सेसफुल हो पाएंगे। So as far as the soil as a resource is concerned, we must remember that it is the top soil which is of utmost importance as far as agriculture is concerned, because the top soil, by which we refer to the first 15 to 20 centimeters of the soil, that is highly important for agriculture and it is the most fertile part of the soil. So if we can maintain, if we can conserve and restore the fertility of the topsoil, then we can definitely think of better agricultural productivity. तो आज का दुनिया में हम लोग देखेंगे हमारे जो भूमि संसाधन है वो उस पर काफ़ी प्रभाव गिर चुका है।
जैसे कि वन संसाधन में, जैसे जल संसाधन में, खनिज संसाधन में, सभी संसाधनों को हम लोग सभी संसाधनों पर हमारा जो कार्यकलाप है उसके चलते वो सारे संसाधन का जो क्वालिटी है वो ख़राब होते जा रहा है। उसी तरह ज़मीनी संसाधन का ऊपर भी कुछ खराब प्रभाव गिर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला जो समस्या यही है कि हमारी जो आबादी पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है, और जितनी आबादी बढ़ेगा उतना ही ज़मीन का जो डिमांड वो भी बढ़ेगा। तो हमको और ज़मीन का ज़रूरत है जिसमें हम लोग खेती करेंगे, घर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे एट्सेट्रा। लेकिन सवाल यह है कि ज़मीन आएगा कहाँ से? तो जितनी ज़मीन है, अगर हम लोग खेती का सेक्टर में देखेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हमारे आज का ज़माने का उद्देश्य ये है कि कम ज़मीन से हम लोग ज़्यादा फलन पा सकें। तो ज़्यादा फलन के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक, फर्टिलाइज़र्स ये सब ज़मीन में देते हैं, जिसके चलते हमको तो कुछ साल बढ़िया फलन मिलता है, लेकिन उसके बाद ज़मीन का उर्वरता वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाता है। इसका अलावा हम लोग जो वन संसाधन को विनष्ट करते हैं, उसका चलते ज़मीन हवा के कारण, तेज़ जल का प्रवाह का कारण ज़मीन का ऊपरी भाग का जो मिट्टी, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉप सॉइल कहते हैं, वो बह के चल जाता है। और इसी सब कारण के चलते हम देखेंगे कि ज़मीन का जो क्वालिटी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहा है। तो as far as the land degradation is concerned, there are several causes of land degradation. So one of the first major cause which we shall discuss is that uh, what we can say is our increasing global population. So as the population goes on increasing, the demand for more and more land resources that also increases, and as a result what we find, we are in need of more land resources for building our houses, for carrying out agricultural activities, then for what you can say developmental activities like building roads, bridges, etc. So as a result we are constantly destroying what we can say the natural fertility of the soil. We are constantly destroying the natural fertility of the soil. Then if we think of agricultural activity, modern agriculture aims to produce more from a particular piece of land. For that purpose we are adding more and more fertilizers and pesticides to the that purpose we are adding more and more fertilizers and pesticides to the soil. So these fertilizers and pesticides are constantly destroying the soil's fertility. So in this case we will be finding that uh, after we use the fertilizers, maybe we are getting a good production for a short span of time, but in the long term we are not achieving much. So that is another cause. तीसरा जो कारण हम लोग सोच सकते हैं, तीसरा जो कारण हम लोग सोच सकते हैं वो है आपका हमारे जो देश में है उसमें काफी कैटल का पॉपुलेशन है। गाय, भैंस, फिर आपका गोट्स, ये सब का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो इस सब का जो पॉपुलेशन है, इन सब पशुओं को खिलाने के लिए हमको जमीन का जो घास, हम उस पर इसको चढ़ने देते हैं, ये लोग घास खाते हैं। लेकिन इतना कैटल का पॉपुलेशन है कि ये लोग जो घास को खाते हैं, एकदम घास को मिट्टी से उसका रूट समेत उठा लेता है। तो उसके कारण जमीन का ये जो रूट्स है, ये रूट जमीन को बांध के रखता है। जैसे जैसे हम लोग रूट समेत घास को उठा लेते हैं, वो जमीन उसका इरोजन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि और मिट्टी को बांधने वाला कोई प्लांट का रूट नहीं है, कोई मूल नहीं है। इसीलिए ये जो ओवर ग्रेजिंग का समस्या, ये भी एक प्रधान कारण है जिसके कारण सॉइल का इरोजन या फिर लैंड डिग्रेडेशन चलता रहता है। So the next cause what we can think of is definitely overgrazing. Now you already know India is the country with the largest cattle population. So there are cows, goats, buffaloes, etc. And to feed this massive cattle population, we need to graze them. So overgrazing is one of the major causes of degradation of soil quality. So whenever
cows and goats, they overgraze, they uproot the plant, they uproot the grass, and in the process that soil becomes exposed to what we can say the wind. That soil become exposed to flowing waters, and as a result it gets eroded. और चौथा जो कारण है जमीनी संसाधन विनष्ट होने का, वो है खनन कार्य, खोदने का काम। तो जैसे हम लोग जब हम लोग खनिज पदार्थों के बारे में आलोचना किए थे, हम लोग देखे थे कि जमीन का निचली भाग से खनिज पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को खनन कार्य करना पड़ता है, और खनन का काम पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो क्योंकि पहले ही वहाँ पेड़ पौधे काटना पड़ता है, तो जब भी हम लोग पेड़ पौधे को काटते हैं, घास को हटा देते हैं जमीन का ऊपर से, तो वो जमीन बहुत आसानी से हवा के चलते और प्रवाहमान पानी के चलते वो बह के चल जाएगा। मतलब जमीन का जो टॉप सॉइल, ऊपरी भाग का मिट्टी, जिस जो ज्यादा उर्वर होता है, वो मिट्टी बह के चल जाता है, और उसी के कारण भी जमीन की उर्वरता आहिस्ता आहिस्ता विनष्ट होता है। तो मतलब खनन कार्य का काम भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते पूरी दुनिया भर में जमीन का जो उर्वरता वो आहिस्ता आहिस्ता विनष्ट होता है, और एज अ रिसोर्स, संसाधन का रूप में जमीन का जो क्वालिटी वो भी विनष्ट होता है। सो द लास्ट कॉज विच वी कैन थिंक ऑफ इज डेफिनेटली what you can say, mining and quarrying activities. So in mining, as you already know, when we discussed the part on mineral resources, we tremendously cut down the forest prior to mining. We destroy all the vegetation, we uproot all the available vegetation in those mining sites, and as a result the land becomes tremendously exposed to blowing winds, to flowing waters, and as a result the land becomes eroded, the fertile topsoil becomes eroded, thereby leading to deterioration of soil quality, thereby leading to deterioration of the soil quality, and ultimately destroying land as a resource. So आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, write down a question, write down a question. Discuss the use, discuss the use of land as a resource. Discuss the use of land as a resource. हिंदी में मतलब भूमि संसाधन का व्यवहार आपको लिखना होगा ना। भूमि संसाधन का व्यवहार आलोचना कीजिए, या फिर भूमि संसाधन इतना महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। तो जब भी ऐसे सवाल आएगा मतलब आपका उसका यूज लिखना है, उसका व्यवहार लिखना है। देन राइट डाउन, डिस्कस द कॉजेज ऑफ, discuss the causes of land degradation and soil erosion. Discuss the causes of land degradation and soil erosion. ठीक है, तो वो कारण हम लोग अभी आलोचना किए थे कि बढ़ती हुई आबादी एक कारण है, दूसरा कारण मॉडर्न एग्रीकल्चर, तीसरा कारण हम लोग देखे थे कि ओवर ग्रेजिंग का समस्या, चौथा कारण हम लोग ये भी देखे थे कि माइनिंग का जो एक्टिविटीज है, और पांचवा कारण आप ये भी लिख सकते हैं कि जमीन का जो प्रदूषण, हमारे जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं उनका जो वेस्ट, फिर अर्बन एरियाज का वेस्ट, वो भी हम लोग जमीन का ऊपर ही डालते हैं, उससे भी जमीन की उर्वरता और संपत्ति के रूप में, संसाधन के रूप में जमीन का जो क्वालिटी वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जाता है। सो द लास्ट कॉज विच यू कैन डेफिनेटली एड ऑन इज pollution from the various industrial sources, or dumping of waste onto the soil, which is also responsible for deterioration of soil quality and ultimately deterioration of land as a resource. ठीक है, अच्छा इसका बाद हम लोग एक टर्म, एक शब्द को बढ़िया से समझेंगे, वो है डेजर्टिफिकेशन, वो है डेजर्टिफिकेशन। सो ये शब्द को थोड़ा नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस टर्म, डेजर्टिफिकेशन, DESCR, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब हिंदी में मरुकरण, हिंदी में मरुकरण। अच्छा, सो पहले हमको ये समझना है कि डेजर्टिफिकेशन है क्या। डेजर्टिफिकेशन मतलब कोई भी उत्पादनशील जमीन को जब भी हम लोग हमारे जो
कार्यकलाप हैं, जैसे खोदने का काम, वेस्ट डंपिंग के चलते, वन संसाधन को विनष्ट करके जो हम लोग करते हैं, तो उससे जमीन का जो उर्वरता, जमीन का जो उत्पादनशीलता, वो आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते एकदम एक समय शून्य हो जाती है। मतलब उस जमीन से हमको ना कोई अर्थनैतिक सुविधा मिलता है, ना ही कोई ऐसा सुविधा मिले कि जीव वैचित्र को उपकार हो, या फिर उसका कोई वास्तुतांत्रिक दिक से उसका कोई महत्व रहे। तो मतलब ना वास्तुतंत्र के दिक से, ना अर्थनीति का दिक से उस जमीन का कोई महत्व रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस जमीन को इतनी बुरी तरह से उसका व्यवहार करते हैं कि वो जमीन एक वेस्ट लैंड या फिर डेजर्ट में रूपांतरित होता है। तो जब भी जमीन का उत्पादनशीलता को हम लोग हमारे गलत इस्तेमाल से उसको एकदम शून्य बना देंगे, मतलब उससे ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, उससे ना कोई इकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिले, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो जमीन डेजर्टिफाइड हो चुका है, मतलब वो जमीन एक मरुभूमि में रूपांतरित हो चुका है। अच्छा, रेगिस्तान। तो in English, if you want to understand, desertification is ultimately the conversion of a land resource into an ecologically as well as an economically unproductive land. So whenever we convert a land resource into an ecologically and economically unproductive land, such a land resource is said to be desertified. It is said to be desertified. And why does land resources get desertified? Because of our misuse of the land. So we misuse land resources like, say, excessive use of fertilizers and pesticides, overgrazing, mining activities, dumping of waste, deforestation activities. All these ultimately lead to desertification. All these ultimately lead to desertification. So इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मतलब नेचुरल रिसोर्स या फिर प्राकृतिक संसाधन का जो चैप्टर था, इस चैप्टर हमारे खत्म हो गया। सो जस्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन, write down a question, write a short note, write a short note on number one, number one, desertification, number two, soil conservation. Write a short note on desertification and number two, soil conservation. अच्छा, सॉयल कंजर्वेशन मतलब मृदा की संरक्षण। तो मृदा की संरक्षण के लिए हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहले हम लोग मृदा की संरक्षण के बारे में कुछ आलोचना कर लेते हैं। तो पहला जो संरक्षण की प्रक्रिया में रहेगा वो है वन संपत्ति को विनष्ट नहीं करना। क्योंकि वन भूमि, वन का जो वृक्ष है, उसका जो मूल वो जमीन को बढ़िया तरह से पकड़ के रखते हैं और उसके चलते उस जमीन का इरोजन नहीं होता है। उसका इरोजन नहीं होता है। तो पहला काम यह है कि हमको डिफॉरेस्टेशन या फिर वन को विनष्ट होने से रोकना है। तो द फर्स्ट स्टेप फॉर सॉइल कंजर्वेशन इज डेफिनेटली we have to conserve our forest, because we know that the roots of the plants present in the forest, they hold on to the soil, and if we cut down the forest, the soil will get easily eroded by wind and water. So the first step is that we have to conserve and protect our forest. दूसरी जो स्टेप हम लोग ले सकते हैं मृदा की संरक्षण के लिए, वो है जिन जिन इलाकों में हम लोग वन संपत्ति को विनष्ट कर चुके हैं, उन्हीं इलाकों में फिर से हम लोग को पेड़ लगाना है। मतलब वी हैव टू कैरी आउट एफॉरेस्टेशन। तो जहां जहां हम लोग वन संपद, वन भूमि को विनष्ट कर चुके हैं, उन जगहों में फिर से पेड़ उगाना है। जो पेड़ हम लोग काट चुके हैं वही पेड़ को फिर से लगाना है। और उसके चलते अगर वन का संरक्षण ठीक रहेगा, वन जमीन का संरक्षण खुद ब खुद कर सकेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली एफॉरेस्टेशन। वेयर एवर वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेस्ट लैंड्स, we will be requiring to afforest those destroyed forest lands, and in the process the forest lands will be conserving the soil for us. तीसरा जो स्टेप हम लोग लेंगे वो है ओवर ग्रेजिंग
इसको रोकना है। ओवर ग्रेजिंग मतलब हम लोग अभी आलोचना किए थे कि हमारे देश में जो पशुपालन का जो बंदोबस्त है, तो उस बंदोबस्त में हमको सुधार लाना है, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा हमारे पशु हैं, तो उनको खिलाने के लिए हम लोग उसको जिन जिन जमीनों में हमको घास मिलता है वहां छोड़ देते हैं, और ये जो अतिरिक्त जो पशुएं हैं वो घास की जमीन को चढ़ के वो जमीन की उर्वरता को विनष्ट करते हैं। तो ये जो ओवर ग्रेजिंग, इसको रोकना है। सो वी हैव टू स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। यू नो दैट इंडिया इज द country with the largest cattle population. So these cattle, they will be grazing. So grazing is okay, but we have to stop overgrazing. Otherwise, overgrazing will lead to desertification, soil erosion and desertification. अच्छा, इसके बाद जब भी हम लोग आज का ज़माने में जो खेती में जो पानी देते हैं, तो पहला सिस्टम कैसा था? एक बहुत बड़ा नल से बहुत ज़्यादा परिमाण में खेतों में पानी दे दिया जाता था। तो ये जो बहता हुआ पानी, इससे भी ज़मीन की ऊपरी भाग का उर्वर मिट्टी वो बह के चल जाता है। तो ये एक गलत तरीका है, इसमें पानी भी बर्बाद होता है, ज़मीन भी बर्बाद होता है। इसीलिए आज के ज़माने में हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मतलब जो पानी एक बड़ा नल से हम लोग या फिर बड़ा पाइप से हम लोग जमीन में देते थे, उतना ज्यादा पानी जमीन में नहीं देंगे, हम लोग जमीन में स्प्रिंकलर लगा देंगे। वो स्प्रिंकलर घूमेगा और उससे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी जमीन में गिरता रहेगा। तो उससे सुविधा क्या होगा? हमारे पानी का जो अपव्यवहार था, पानी का जो बर्बादी था, उसमें भी रोक लगा पाएंगे, और उसके साथ हम लोग जमीन की उर्वरता उसको भी पकड़ के रख सकते हैं। सो इफ वी आर थिंकिंग ऑफ इरिगेशन ऑफ आवर एग्रीकल्चरल लैंड्स, वी मस्ट bring a change in what we call the type of irrigation system which we allow. So previously a lot of water had to be supplied to these agricultural lands, and that used to waste water, and that fast flowing water also carries along with it the fertile soil. So it not only causes water wastage, it also causes soil erosion and degradation of soil quality. So in the modern days, we must focus on sprinkler irrigation. You must have seen sprinklers being installed in gardens, and the sprinkler continuously rotates and sprinkles the water onto the soil. So in this way, we are using lesser amount of water, and also we are preventing the soil from getting eroded. चौथा जो स्ट्रैटेजी जमीन की मृदा की संरक्षण के लिए हमको करना है, वो है आज का खेती यानी कृषि में हम लोग जो अतिरिक्त परिमाण कीटनाशक, सिंथेटिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं ज्यादा उत्पादन के लिए, उसमें रोक लगाना है। तो क्योंकि अगर हम लोग उसमें रोक नहीं लगाएंगे तो जमीन का जो स्वाभाविक उर्वरता वो विनष्ट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन एक रेगिस्तान में रूपांतरित हो जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड टू एन ecologically and economically unproductive land. So we have to control the use of the excessive use of fertilizers and pesticides. Otherwise, these fertilizers and pesticides will kill the soil organisms, thereby deteriorating soil quality. And इसका अलावा हम लोग और भी सोच सकते हैं कि जैसे कि हमारे जो शहर का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको हम लोग सीधी तरीका से जमीन का ऊपर फेंक देते हैं, तो उससे भी जमीन का उर्वरता विनष्ट होता है। तो इस प्रैक्टिस को रोकना है कि हम लोग हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं शहरों का, इंडस्ट्रीज का, उसको हम लोग सीधी तरीके से ऐसे जमीन का ऊपर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उससे जमीन की उर्वरता विनष्ट होगा, और उससे जमीन का जो क्वालिटी वो भी खराब होते जाएगा। सो द डायरेक्ट डंपिंग ऑफ वेस्ट onto the soil, that has to stop. The waste which are generated from a city or the industrial and agricultural waste, it should not be directly dumped into the soil, otherwise it will lead to deterioration of the soil quality, and ultimately it will degrade our land resources. ठीक है? अच्छा, इसका साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। तो मतलब आपका सिलेबस का 2 चैप्टर खत्म हो गया। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आप लोग जो हिंदी में लिख रहे हैं
वो लिखिए वास्तुविद्या और वास्तुतंत्र। वास्तुविद्या और वास्तुतंत्र। वास्तुविद्या और वास्तुतंत्र। अच्छा, तो शुरुआत में हम लोग पहले इकोलॉजी को, इकोलॉजी जो टर्म है वास्तुविद्या, इसको समझेंगे ना। दिस टर्म इकोलॉजी, इसको पहली बार इस्तेमाल किए थे अर्नस्ट हैकेल। ये जो शब्द इकोलॉजी है, इसको पहली बार इस्तेमाल किया था अर्नस्ट हैकेल। और इस शब्द का मतलब क्या है? अब ये इकोलॉजी जो शब्द है, मतलब वास्तुविद्या, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में तोड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ, इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं इस शब्द को। एक है ओइकोस और दूसरा है लोगोस। एक है ओइकोस और दूसरा है लोगोस। ओइकोस मतलब होम और लोगोस मतलब स्टडी। ओइकोस मतलब होम और लोगोस मतलब स्टडी। तो इकोलॉजी मतलब ये एक विज्ञान का ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग हमारे पृथ्वी में जो जीवित प्राणियां हैं, वो अपने आप एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं और अपने पर्यावरण का साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, इसका ऊपर जो विद्या, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो मतलब इकोलॉजी एक विज्ञान का ऐसी शाखा है, जो शाखा एक प्राणी अपने दूसरे जीवित प्राणियों का साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं उसको लेके ज्ञान हमको देता है। और दूसरा, वो प्राणी अपनी पर्यावरण का साथ कैसे इंटरेक्शन करता है उसको लेके ज्ञान भी हमको देता है। सो द वर्ड इकोलॉजी was coined by the scientist Ernst Haeckel. It was coined by the scientist Ernst Haeckel, and ecology practically deals with the study of the interactions of the organisms, not only among themselves but also with their environment. So, ecology not only deals with the study of interactions of the organisms among themselves, but it also deals with the study of the interactions of the organism with their environment. Because we need to remember, without interactions we cannot survive. You cannot survive alone on this planet. You have to be in a state of interaction. तो हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग हमारे पृथ्वी में कोई भी जीव अकेला जिंदा नहीं रहेगा। उसको अपने दूसरे जीवों के साथ और अपने पर्यावरण के साथ साथ एक कंटिन्यूअस एक इंटरेक्शन में जाना होगा। जैसे हम और एक पेड़, इन दोनों को लेके सोचेंगे तो हम पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ हमको ऑक्सीजन देती है। तो ये है इंटरेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस दुनिया में लगातार चलता रहता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी में प्राण संभव है, जीवन का अस्तित्व संभव है। नाउ ये जो इकोलॉजी है, इनका दो भाग हैं। हम लोग इकोलॉजी का पढ़ाई दो अलग अलग विषयों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक है ऑटिकोलॉजी और दूसरा है सिनेकोलॉजी। हम लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। ऑटिकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। तो ecology can be divided into two further branches. One is ऑटिकोलॉजी and the other is सिनेकोलॉजी। अब ऑटिकोलॉजी का मतलब क्या है? ऑटिकोलॉजी का मतलब कोई एक प्राणी का वास्तुविद्या को हम लोग बोलते हैं ऑटिकोलॉजी। तो ऑटिकोलॉजी का मतलब कोई एक प्राणी को लेके जो वास्तुविद्या है, उस प्राणी का वास्तुविद्या को हम लोग बोलेंगे ऑटिकोलॉजी। सो इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीशीज, एक निर्दिष्ट प्रजाति का इकोलॉजी, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटिकोलॉजी। सो इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीशीज is what we call as auticology. Now, whenever we talk of synecology, it refers to the ecology of a particular community. So, auticology is the ecology of a particular species or an organism, and synecology is the ecology of a community. Synecology
इज द इकोलॉजी ऑफ ए कम्युनिटी। तो सिनेकोलॉजी मतलब वो एक जीव गोष्ठी, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों का जीव जब एक जगह में रहते हैं, उसका जो जीव गोष्ठी है, उस जीव गोष्ठी का जो वास्तु तंत्र है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनेकोलॉजी। सो whenever we are talking of ऑटिकोलॉजी, it simply means it is the ecology of an individual species, और synecology it is the ecology of a particular community। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे इकोसिस्टम मतलब वास्तु तंत्र में। तो इकोलॉजी होगी आपका वास्तु विद्या, और इकोसिस्टम मीन्स वास्तु तंत्र। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए, राइट डाउन द हेडिंग इकोसिस्टम, राइट डाउन द हेडिंग इकोसिस्टम। ओके, ये जो शब्द इकोसिस्टम, इसको पहली दफा इस्तेमाल किया था वैज्ञानिक ए जी टेंसले। हम नाम लिख दे रहे हैं, ए जी टेंसले, आप लोग नोट कर लीजिए, ए जी टेंसले, TANSLEY, ए जी टेंसले, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक पहले बार इकोसिस्टम इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग अभी देखे थे जब हम लोग वास्तु विद्या को लेकर आलोचना कर रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा। उसको अपने पर्यावरण का साथ, अपनी दूसरे जो जीव वस्तुएं हैं उनका साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इंटरेक्शन, this group of interacting organisms which operate as a system is what we call as an ecosystem. So an ecosystem is a group of interacting organisms which operate as a system। तो मतलब वास्तु तंत्र एक ऐसा जीव गोष्ठी है जो अपने आप एक दूसरे का साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं और अपने पर्यावरण के साथ भी इंटरेक्शंस कर रहे हैं, और इस इंटरेक्शंस का चलते वो एक सिस्टम का जैसे काम कर रहा है। जैसे अगर हम लोग सोचेंगे इसको सहज तरीके से, जैसे हमारे कॉलेज एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग शिफ्ट्स हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, और हर शिफ्ट्स में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ अलग फैकल्टीज हैं जो एक निर्दिष्ट विषय को पढ़ाते हैं। ऑफिस में कोई निर्दिष्ट काम होता है, उनका ऊपर सबसे ऊपर है हमारे प्रिंसिपल सर, जो पूरा विषय को बहुत बढ़िया तरीके से देखभाल करते हैं। तो ये एक सिस्टम है जहाँ अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग उपादान अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ में काम चलता है, when it works in a synchronized manner। So that is what we call as a system। So that is why an ecosystem is a system where there are a group of interacting organisms which are interacting not only among themselves but which are also interacting with the environment। तो ये जो interactions होता है, ये इंटरेक्शन सिर्फ जीव गोष्ठियों का बीच में नहीं होता है, कोई इंडिविजुअल प्राणी का साथ दूसरा इंडिविजुअल प्राणी में नहीं होता, सिर्फ नहीं होता है, ये पर्यावरण का साथ भी होता है। और ये इंटरेक्शंस में अगर कोई गोलमाल आ गया तो मतलब वो इकोसिस्टम, उस वास्तुतंत्र का अस्तित्व संकट में आ जाएगी। अच्छा, now we have to think of what we can say, what are the structural features of the ecosystem। now हर ecosystem का एक structural aspect रहेगा, एक functional aspect रहेगा। structural aspect मतलब वो किससे गठित है, वो किससे गठित है, और functional aspect मतलब वो कैसे काम करता है। So every ecosystem will have a structural as well as a functional aspect। So whenever we talk of structural aspect, it means what is that particular ecosystem made up of, and when we are talking of the functional aspect, it means how is that ecosystem functioning। So स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग दो तरह की इकोसिस्टम्स, दो तरह की वास्तुतंत्र, उसको लेके थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। सो द टू बेसिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक वास्तुतंत्र, और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित वास्तुतंत्र। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स? नेचुरल इकोसिस्टम्स मतलब प्राकृतिक, और
मैन मेड इकोसिस्टम मतलब जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। नाउ if we think of these natural ecosystems operate on their own with the help of inputs from nature, and there is no what you can say human interferences there. So in natural ecosystems there are no human interferences. Man does not interrupt or interfere in these ecosystems. For example, a tropical rainforest ecosystem or the vast oceanic ecosystems or the Himalayan mountain ecosystem, etc. These are all excellent examples of natural ecosystem. तो जो प्राकृतिक वास्तु तंत्र है वो प्रकृति में खुद ब खुद चलता है, उसमें मनुष्य इंटरप्ट नहीं करता है। हम लोग जैसे सोचे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जंगल में शेर को खाना खिलाने जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। शेर अपना खाना खुद ब खुद ढूंढ लेता है, जो ढूंढ पाएगा वो जिंदा रहेगा, जो ढूंढ नहीं पाएगा वो मर जाएगा। ऐसे ऐसे ही नियम है प्रकृति का। तो जो जो वास्तुतंत्र प्रकृति में खुद ब खुद चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वास्तुतंत्र। जैसे एक वन हो सकता है, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान हो सकता है, हमारे जो हिमालय का जो माउंटेन इकोसिस्टम्स हैं वो हो सकते हैं। हाँ, तो समुंदर एक बहुत बड़ा नेचुरल इकोसिस्टम है, तो उसमें मनुष्य का कोई भूमिका नहीं रहता है। But then there comes man-made ecosystems. So these ecosystems are created, designed and maintained by man. And in these ecosystems there are planned interruptions and manipulations by man. तो ये जो मनुष्य द्वारा निर्मित वास्तुतंत्र हैं ये मनुष्य द्वारा चिंतित किया गया और मनुष्य द्वारा ही निर्मित वास्तुतंत्र है, और इसमें हम लोग अपने मर्जी से कोई परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक वास्तुतंत्र में हमारा मर्जी से कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे अगर आप सोचेंगे कि थार रेगिस्तान में आप आम का पेड़ उगाएंगे तो वो संभव नहीं है। क्योंकि वो एक प्राकृतिक वास्तुतंत्र है जिसमें हम लोग परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। लेकिन जो वास्तुतंत्र हम लोग बनाते हैं, जैसे क्रॉपलैंड जहाँ हम लोग खेती करते हैं, घर में जो हमारे एक्वेरियम्स हैं जहाँ हम लोग मछली रखते हैं, इन सबों में हम लोग अपने मर्जी के चलते हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे एक साल आप अपने खेती में चावल लगाएं, दूसरा साल आप मकाई लगा सकते हैं। आज आपका एक्वेरियम में आप एक किस्म का मछली रखें, कल आप मछली का स्पीशीज को चेंज कर सकते हैं। So these are susceptible to changes by man. But a natural ecosystem cannot be interrupted, and there should not be any human manipulations or changes in there. So these are the two basic types. इसका बाद हम लोग आ जाएंगे जैसे हम पहले ही बोल रहे थे कि structural features of the ecosystem. आप लोग हेडिंग कर लीजिए structural aspect of an ecosystem. स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। आप लोग हेडिंग कर लीजिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मतलब इकोसिस्टम का गठन। अच्छा, नाउ एज फार एज द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम का जो गठन है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक मतलब जीवज उपादान, अबायोटिक मतलब जो निर्जीव उपादान है। बायोटिक मतलब सजीव या फिर जीवज और अबायोटिक मतलब निर्जीव उपादान। सो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स द लिविंग बीइंग्स and the abiotic components includes the non-living beings. Now these biotic components, they can be further divided into producers, consumers and decomposers. So the biotic components, they can be further divided into producers, consumers and decomposers. तो ये जो जीवज उपादान हैं इसको हम लोग और तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कंज्यूमर मतलब खादक और डिकम्पोजर्स मतलब वियोजक। सो द प्रोड्यूसर्स, they include the green plants and microorganisms who can prepare their own food.
The consumers mainly include the animals and fungi who cannot prepare their own food but who are dependent on the green plants. And then comes the decomposers, which include the microorganisms who break down the dead bodies of the plants and animals and release the nutrients back into the environment. So, producers include green plants and microorganisms who can prepare their own food. Consumers includes the animals and fungi who cannot prepare their own food and who are dependent on plants for their food. And then comes the decomposers. These include the microorganisms which break down the dead bodies of the plants and animals, thereby releasing or recycling the nutrients in the environment. तो उत्पादक मतलब वही सारे वनस्पति और अणुजीव जो अपना खाना खुद संश्लेष कर सकते हैं। वो सूरज की रोशनी को काम में लगा के संश्लेष कर सकते हैं या फिर कोई रासायनिक पदार्थों को काम में लगा के अपना खाना खुद ब खुद वो बना सकते हैं या फिर संश्लेष कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका खादक। खादक गोष्ठी में हम लोग देखेंगे जितनी पशुएं हैं और कुछ छत्राक मतलब फंगाई वो आएंगे, क्योंकि वो पशुएं अपने खाना खुद तैयार नहीं कर पाते हैं। वो वनस्पति पर निर्भरशील होते हैं या फिर दूसरी पशुओं पर निर्भरशील होती हैं। और तीसरा हो गया आपका वियोजक। वियोजक मतलब अणुजीव जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, हाँ, जो मृतकों का डेड बॉडीज को वियोजन करते हैं, मृतदेहों का वियोजन करते हैं और इस वियोजन के दौरान उसमें जो अटके हुए पौष्टिक पदार्थ हैं उन पदार्थों को फिर से वो लोग पर्यावरण में वापस भेज देते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जीवज उपादान, सजीव उपादान को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। एक है उत्पादक श्रेणी मतलब जो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं, विच वी कॉल प्रोड्यूसर्स इन इंग्लिश। दूसरा है खादक श्रेणी जो अपने खाने खुद ब खुद नहीं बना सकते हैं और वो या तो उत्पादक पर निर्भरशील है या फिर दूसरे खादकों पर निर्भरशील है। और तीसरा है डिकम्पोजर्स मतलब वियोजक। अच्छा, अब ये जो खादक श्रेणी है, ये जो खादक श्रेणी है इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत बांट अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो खादकों में ऐसे हर्बीवोर्स हमको मिलेंगे। हर्बीवोर्स मतलब जो मतलब दूसरे उद्भिदों या फिर वनस्पतियों को खा के जिंदा रहते हैं, मतलब दोज हु फीड ऑन द वेजिटेबल मैटर दे आर कॉल्ड एज द हर्बीवोर्स। हाँ, मतलब शाकाहारी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। दूसरा हो गया आपका कार्निवोर। कार्निवोर मतलब मांसाहारी। सो दीज कार्निवोर्स दे kill and eat and feed on the flesh of other organisms। तो इसको हम लोग बोलते हैं मांसाहारी, जो दूसरों के मार के उसका मांस को खाते हैं। एंड देन कम्स द ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो ये जो ओमनिवोर्स हैं ये वनस्पतियों को भी खाते हैं और अगर चांस मिले तो दूसरी पशुओं को भी मारकर खाते हैं। तो ओमनिवोर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ह्यूमन बींग्स। मैन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एन ओमनिवोर। देन यू हैव बियर, भालू, वो भी ओमनिवोर है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर ओमनिवोर्स। तो ये हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ लेट अस कम डाउन टू द abiotic components. Now let us come down to the abiotic. Abiotic मतलब निर्जीव उपादान। Now these abiotic components they can be broken down into physical components and chemical components। तो ये जो निर्जीव उपादान है एक वास्तु तंत्र का, उसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है भौत उपादान मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स और दूसरा है रासायनिक उपादान मतलब chemical components। Now the physical components they can be further divided into chemical factors, climatic factors, then comes the edaphic factors, and lastly comes the geographic factors. So the physical components they can be further divided into climatic factors, factors related to the climate like sunlight, temperature, moisture, humidity, etc. Then comes the edaphic factors. Edaphic means factors related to the soil. Edaphic, EDAPHIC. And then comes the geographic factors. Geographic means say the latitude of a place, the geographical location, longitude of a place, or the altitude at what height is that place located.
तो जब भी हम लोग भौत उपादान के बारे में बोलेंगे उसका अंदर तीन फैक्टर्स आएंगे। एक है क्लाइमेट, क्लाइमेट जैसे वहाँ कितना सूर्य का प्रकाश कितनी मिलती है, वहाँ बरसात कैसे होती है, तापमात्रा कैसे रहती है, ये सब हो गया आपका क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरा हो गया एडाफिक, एडाफिक फैक्टर। एडाफिक मतलब मृदा का फर्टिलिटी, हाँ, या फिर उस मृदा में कितनी मॉइस्चर है, मतलब फैक्टर्स रिलेटेड टू द सॉइल। और तीसरा है आपका जियोग्राफिक, जियोग्राफिक मतलब भौगोलिक फैक्टर, वो जगह कहाँ है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितनी है, वो उसका उच्चता कितनी है, एक्सेट्रा। एंड देन after talking about these physical factors, then we shall discuss about the chemical factors. Now, chemical factors includes various nutrients, which may be micro or macronutrients. Then there includes various kinds of pollutants, and then there are organic substances. So, what does the chemical factors include? Chemical factors will include your nutrients, major and minor, various kinds of pollutants, and ultimately several kinds of organic substances. So ये जो chemical factors हैं, रासायनिक जो factors हैं, उसमें क्या क्या गिरेंगे? उसमें गिरेंगे तरह तरह की पौष्टिक पदार्थ। तो कुछ पौष्टिक पदार्थ हमको ज्यादा परिमाण में लगता है, हमको मेरा और हमारी व्हाट यू कैन से हेल्थ के लिए, और कुछ केमिकल कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी हैं जो बहुत कम परिमाण में शरीर को प्रयोजन होता है। फिर हो गया पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक। हाँ, तो आज का दुनिया इतना प्रदूषित है, ऐसा कोई वास्तु तंत्र मिलना मुश्किल है जहाँ प्रदूषक नहीं मिलेंगे। तो सभी वास्तु तंत्र में प्रदूषक आपको मिल सकते हैं। और चौथा हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें कार्बन हो और जो जीवज वस्तुओं से उपलब्ध हो। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक को हम लोग तीन भागों में बांटे थे, प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादक, कंज्यूमर्स मतलब खादक, और फिर डिकम्पोजर्स मतलब वियोजक। और एबायोटिक को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक है फिजिकल मतलब भौतिक और या फिर भौत, और केमिकल मतलब रासायनिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी का साथ हम लोग आज का क्लास को यही खत्म करेंगे। आई विल बी एंडिंग द क्लास टुडे। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। अगर आपको कोई डाउट्स है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स फर्स्ट। अच्छा, एग्जाम का सिलेबस तो हम आपको बोल दिए थे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न भी बोल दिए थे ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस 10 ठो, गूगल फॉर्म के द्वारा आप आंसर्स भेजिएगा। और क्वेश्चंस हिंदी में तो संभव नहीं है, एकदम आसान इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम का पहले हम आपको कुछ सजेशंस दे देंगे, डोंट वरी। तो बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए पहला दो चैप्टर, और बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास हम अभी यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ओके देन, गुड बाय।